हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डेली की तरह वीडियो ये है आज आपका। इसमें आज का पॉइंट है 1857 की क्रांति का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है रिवीजन के तौर पे वो आपको क्लास में बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में और भाई बहनों सभी में। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये हिस्ट्री का 21 नंबर क्लास होगा। हेलो, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें हम तो ये इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। हम क्रम वाइज कारण बताते हैं। इसमें क्या है, पहला है चर्बी वाले कारतूस की हम बात करेंगे। तो 1857 ईस्वी में जो बैरकपुर है, यहाँ सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था। और इसमें मंगल पांडे की हम बात करें तो ये बंगाल के बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने इस कारतूसों को प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। और उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट हुज की गोली मार दी। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। और जो मंगल पांडे हैं ये बलिया का रहने वाला है। और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई है थी। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं अगले कारण की। तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण था इसमें। और प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ इसका प्रमुख कारण था। और तत्कालीन कारण की बात करें तो वही हम बता दिए हैं आपको, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह जो थी वो इसका तत्कालीन कारण था। और घटनाक्रम की हम बात करें तो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ ये, और 12 मई 1857 ईस्वी में जो है विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। और स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी ये इसका प्रतीक था। नेतृत्व की बात करें, स्थान और नेतृत्वकर्ता की, तो बरेली जो स्थान है वहाँ से नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब यानी कि नाना धोदो पंत, और जगदीशपुर से जो है कुंवर सिंह थे नेतृत्वकर्ता, और असम से दीवान मनीराम दत्त थे, और फैज़ाबाद अंतिम है ये स्थान, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। कथन की हम बात करें कि इनका कौन सा कथन है, तो सर जेम्स आउंट्रम यानी कि डब्ल्यू टेलर और इनका कथन है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। ये लोग कथन दिए हैं इसमें 1800 क्रांति में। और अगला है जॉन लॉरेंस सिले, ये इनका कथन है केवल सैनिक विद्रोह था, इन्होंने कहा है। और टी.आर. होम्स ने कहा है बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। और बी.डी. सावरकर जी ने कहा है स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई थी, इनका ये कथन है। और आर.सी. मजूमदार का कथन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने ये कहा था, इनका ये कथन था। और कुछ हम लेखक और महत्वपूर्ण पुस्तक की हम बात करेंगे तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर जी। और 1815-7 ये इसके लेखक हैं एस.एन. सेन। और आगे हम बात करेंगे असबाब ए बगावत, इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खां। असबाब ए बगावत ए हिंद के जो है लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। और अगली पुस्तक की हम बात करेंगे द सिपाही और म्यूटिन एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। और आगे हम बात करते हैं अंग्रेज़ समर्थक प्रमुख शासक की हम बात करेंगे तो ग्वालियर के सिंधिया थे, और इंदौर के होलकर ये प्रमुख शासक थे। और अंग्रेज़ समर्थक के प्रमुख शासक की हम बात कर रहे हैं। और अगले है हैदराबाद के निज़ाम
जोधपुर के राजा थे और भोपाल के नवाब थे और पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक थे। और यहाँ पे कश्मीर के महाराजा थे, ये अंग्रेज़ समर्थक प्रमुख शासक गुलाम ये शासक थे जो प्रमुख। और परिणाम यानी कि घोषणा की बात करें, इसका परिणाम क्या मिला और घोषणा क्या हुई यहाँ पे ये भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग हुआ। और अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई और भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। और क्या परिणाम घोषणा है हम बात करेंगे, भारत में कंपनी के शासन का समापन कर दिया गया। इसके बाद और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा बनाया गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो आगे हम बात करेंगे 1857 क्रांति की समाप्त। ये हम इसके बाद अगला पॉइंट है अन्य जन आंदोलन की हम बात करेंगे। तो संथाल विद्रोह, ये 1855 से 1856 ईस्वी तक इसकी बात करेंगे। आदिवासी विद्रोह हुआ था यहाँ पे। दामन एको में मूलतः आर्थिक कारणों से ये प्रारंभ हुआ और इसके नेतृत्व जो है सिख, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व कर रहे थे लोग। और 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ। और अगला पॉइंट है मेजर वारो ने नेतृत्व में विद्रोह को दबाई गई सेना संथालों द्वारा पराजित की गई। और आगे हम बात करेंगे पागल पंथ की। तो ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय थी, ये करमशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था ये, और जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किया गया अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ था टीपू सुल्तान द्वारा। और आगे देखते हैं मुंडा विद्रोह की हम बात करेंगे 1899 से 1900 ईस्वी तक। इसका अन्य नाम जो मुंडा विद्रोह है, इसका अन्य नाम क्या है, उलगुलान और महान हलचल इसका अन्य नाम है। और इसका समय अवधि की बात करें तो हम आपको बताए हैं ऊपर 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। और इसमें विरसा मुंडा ये क्या है, जगत पिता धरड़ी आबा ये अन्य नाम था इसका विरसा मुंडा का। और बोंगा ये अनेक देवता की पूजा छोड़कर श्रृंग बोगी की पूजा करने का आह्वान किया एक ईश्वर का से। और आगे हम देखते हैं, तो आगे है आपका बहावी आंदोलन। इसकी उपलब्धियां की बात करें तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती करने के लिए उपलब्धि की गई थी। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो है सैयद अहमद बरेलवी, ये भारत में थे। और प्रसार क्षेत्र की बात करें तो काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत इसका प्रसार था, क्षेत्र था। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा किया गया और बालाकोट की लड़ाई हुई, बरेलवी की यहाँ पे मृत्यु हो गई। और पटना, ये बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र पटना बना। और बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मौलवी कासिम, विलायत अली और इनायत अली अहमदुल्ला ये इसके नेतृत्वकर्ता थे इसकी मृत्यु के बाद, बरेलवी की मृत्यु के बाद। आगे हम बात करेंगे कूका आंदोलन। इसका प्रारंभ जो 1840 ईस्वी में हुआ और ये भगत जवाहरमल द्वारा किया गया, सियान साहब इन्हें कहा जाता है। और इनका उद्देश्य जो कूका आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। और आगे हम देखते हैं नील विद्रोह। ये जो है 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ और प्रारंभ में बंगाल के नदिया ज़िले के गोविंदपुर गांव से ये प्रारंभ हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता जो है दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे। और प्रसार क्षेत्र की बात करें तो नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, बालदा, दिनाजपुर ये स्थान है, यहाँ से इसका प्रसार हुआ। और समर्थन की बात करें तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण यानी कि दीनबंधु मिल द्वारा नील दर्पण में इसे किया गया। और आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास की हम बात करेंगे।
अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा जो है 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। और प्रथम प्रमुख जो है मौलवी मुइजुद्दीन, ये इसके प्रथम प्रमुख थे। और इन्होंने जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा था, यहाँ फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ये बनारस में हुई, वाराणसी में। ये 1791 ईस्वी में जो है जोनाथन डंकल के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुआ था इसकी स्थापना। और उद्देश्य क्या था, यहाँ पे जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन किया जाए। और अगला है, देखते हैं चार्ल्स विल्किंस, ये भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद प्रस्तावना ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखित है। और आगे देखते हैं सर विलियम जोस द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक इन्हें माना जाता है। ये आगे हम देखते हैं वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र, ये 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। और मैग्ना कार्टा या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माना जाता है मैग्ना कार्टा को। और आधार, ये लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की। और हंटर आयोग या हंटर कमीशन, ये 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्ति हुई इसकी। और प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास का विशेष जोर दिया गया हंटर आयोग या हंटर कमीशन में। और आगे हम बात करते हैं सैडलर आयोग की, ये वर्ष 1917 में प्रारंभ किया। यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया सैडलर आयोग। और इसका विचार क्या था, विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और आगे देखते हैं कुछ पॉइंट है परीक्षा उपयोगी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स द्वारा। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। और बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई D.K. कार्वे के प्रयत्नों से हुआ। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा और डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा इसकी स्थापना की गई। और वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा। और 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो D.K. कार्वे ने इसकी स्थापना की। और हम बात करते हैं इसमें आधुनिक भारत में प्रेस का विस्तार हुआ था। ये बंगाल गजट द्वारा भारत का पहला प्रकाशन समाचार पत्र था ये बंगाल गजट। और J.A. हिक्की की हम बात करें तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था J.K. हिक्टी ने। और लॉर्ड वेल्जली की हम बात करें 1799 ईस्वी सभी समाचार पत्रों पर सेंसर, ये लॉर्ड वेल्जली द्वारा। और प्रशिक्षण अधिनियम पारित किया इन्होंने लॉर्ड वेल्जली ने। और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा बताया, ये 1818 ईस्वी में प्रशिक्षण अधिनियम रद्द किया। और आगे देखते हैं लॉर्ड लिटन, ये वानक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट इन्होंने तैयार किया। इसके लॉर्ड हिटन के समय जो है वानक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1778 ईस्वी में। और अगले की हम बात करेंगे लॉर्ड रिपल की, तो वानक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने रद्द किया। और ये इन्होंने इसके पहले जो स्टार्ट किया इन्होंने लॉर्ड रिपल ने इसे रद्द किया 1882 ईस्वी में। और ये स्टार्ट हुआ था 1878 ईस्वी में। और आगे हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे ये बाल गंगाधर तिलक। और फ्री हिंदुस्तान की हम बात करेंगे, तारकनाथ दास का अखबार, ये था फ्री हिंदुस्तान। और राम मोहन राय की बात करेंगे, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चाँद यानी कि बांग्ला। और मिरातुल अखबार, ये फारसी में प्रकाशन था, ये राम मोहन राय द्वारा इस टाइप का था। और आगे देखते हैं इंडियन मिरर, ये भी एक अखबार था
ये देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे। और आगे देखते हैं जो गदर है, ये गदर पार्टी का मुख्य पत्र था, इसमें साप्ताहिक पत्र था ये। और प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से ये प्रकाशन हुआ इसका उर्दू भाषा में। और 9 दिसंबर 1913 ये गुरुमुखी में भी प्रकाशन हुआ था इसका गदर का। और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन हुआ गदर का। और 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी इसका हुआ था। और आगे देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे, जो ये अमृत बाजार पत्रिका थी। चलिए तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ इसका 1903 ईस्वी में। और इसके प्रथम संस्थापक जो है मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संस्थापक थे। और इंडियन ओपिनियन जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हुआ था इसका। और आगे हम बात करेंगे दी इंडियन नेशन, इसके संस्थापक जो है कामेश्वर सिंह थे। और आगे हम बात करेंगे रामकृष्ण पिल्ले की, तो जन्म इनका 1878 ईस्वी में। और स्वदेश वाहिनी के संपादक माना जाते हैं, इन्हें माना जाता है। और गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र की हम बात करेंगे, हरिजन ये अंग्रेजी भाषा में थी, हरिजन बंधु ये गुजराती में, और हरिजन सेवक ये हिंदी में थी। और आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र था इंडिपेंडेंट। और आगे हम बात करेंगे बहिष्कृत भारत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी पाक्षिक में किया गया था। और हिंदू पैट्रियाट की बात करेंगे तो प्रथम संस्थापक 1853 से 1855 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष थे। और हिंदू पैट्रिक की हम बात करेंगे 1855 ईस्वी में संपादक जो है प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष। और 1855 में संपादक ये हरिश्चंद्र मुखर्जी। और आगे हम बात करेंगे सोम प्रकाश, ये बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र की, तो इसमें ईश्वर शरद चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन हुआ सोम प्रकाश का। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया इन्होंने। और आगे हम देखते हैं अल हिलाल, उर्दू साप्ताहिक था, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशन हुआ था इसका। और लाला लाजपत राय की हम बात करें तो वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन था। और दी पीपुल ये अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन था, दी पीपुल। और कौमी आवाज़ ये उर्दू अखबार का प्रकाशन था। जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा कौमी आवाज़ ये उर्दू अखबार का प्रकाशन किया गया था। और राष्ट्र गुफ्तार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित पत्र था ये। कॉमनवेल्थ की बात करें तो एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था कॉमनवेल्थ। और आगे हम बात करेंगे धन का बहिर्गमन सिद्धांत की अवधारणा यहाँ पे थी इसकी। भारतीय वन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर से लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव था यहाँ पे। और इसकी अवधारणा में अब प्रतिपादक की बात करें, दादा भाई नौरोजी जो है सर्वप्रथम प्रतिपादक थे इसके धन का बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। और आगे हम बात करें इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया है। और इस सिद्धांत के हम आगे देखते हैं, छोड़िए, इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे ये। और स्वरूप था इसका सरकार के खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, और भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंडियन में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 ईस्वी तक, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, ये सब इसका स्वरूप था। और आगे हम बात करेंगे अन्य प्रतिपादक की, तो महादेव गोविंद रानाडे 1872 में,
रामचंद्र दत्त, ये अर्थशास्त्री के लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेखित है ये अर्थशास्त्री। और नोट में क्या है पॉइंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी गई थी। और आगे देखते हैं हम कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था। तो अनौद्योगिकरण जो है, इसमें भारतीय हस्तलिपि उद्योगों का ह्रास हुआ था। और आगे देखते हैं भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण में क्या प्रभाव पड़ा था। किसानों को हानि हुई थी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई थी, गरीबों में वृद्धि हुई थी, और नकदी फसलों को महत्व दिया गया, इसमें खाद्यान्नों की कमी हो गई। भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण का प्रभाव हम बता दिए। और आगे हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण में क्या हुआ था। और इसके आगे चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन, इसमें क्या हुआ, भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहन किया गया। तो इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और फिर इसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।